ओके राजू भाई, आज एनसीपी एपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, किस मकसद से रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस? सबसे पहले तो आप लोगों को सबका आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर हमारे तासुरात लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और तमाम हमारे मुमरा कोसा के पत्रकार जितने भी पत्रकार यहाँ पर आए हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम लोग आपका बहुत खैर मकदम करते हैं यहाँ पे। आपको बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इलेक्शन आ चुके हैं और 3 से 4 रोज बचे हैं हमको फॉर्म भरने के लिए। तो हमारा जो समीकरण था उस समीकरण को बैठाने में थोड़ा सा वक्त लग गया हमें, मगर माशाल्लाह हमारा समीकरण पूरा हो चुका है। और हम ये आपके माध्यम से हमारे पूरे मुमरा कौसा की जनता और खास करके हमारे रशीद कंपाउंड, देवरीपाड़ा, हशमत चौक, शिमला पार्क, फला कॉम्प्लेक्स, कादर पैलेस, हमारे सैनिक नगर, चरनीपाड़ा, कौसा गांव का दोनों तरफ का पट्टा, इस पट्टे के लोगों को आपके माध्यम से हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम लोग चारों मिल करके यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे शाला आजमी साहब ओपन जेंट्स लड़ रहे हैं, हमारे इब्राहिम राउत साहब ओबीसी जेंट्स लड़ रहे हैं, मेरी तरफ से हमारी जो पुरानी नगर सेविका शाजिया अंसारी मैडम वो ओबीसी लेडीज लड़ रही हैं, और रेहान भाई की तरफ से घर से उनकी एक ओपन लेडीज लड़ रही है। तो ये 4 हमारा पैनल पूरा हो चुका है। तो आपको यही बुलाने का मकसद था कि आपको हमारे जितने भी कैंडिडेट है उनसे रूबरू करा दिया जाए, उनसे जो भी उनके तासुरात है वो आप ले लें, और जो भी आपके सवाल है आप हमारे चारों से इंडिविजुअली कर सकते हैं। रेहान भाई, आपने जितेंद्र अवार्ड साहब का साथ छोड़कर सालों से रहे आप, आखिर क्या वजह बनी जो आपको नजीबुल्लाह टीम में प्रवेश करना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। देखिए, ऐसा था कि रशीद कंपाउंड में मैं और राजू भाई यानी मेरे वालिद साहब और राजू भाई के वालिद साहब हम लोग गुज़श्ता 40 सालों से रह रहे। 2017 के बाद से कुछ मामले हुए हमारे, पॉलिटिकल मामले थे, ये कोई पर्सनल नहीं था, और ये मामले इतने ज़्यादा एग्जेजरेट हो गए कि बहुत सारे मसले मसाइल आपस में इंतशार, यहाँ तक के पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक के मैटर्स चले गए। मुझे एक संधि मिली राजू भाई के और नजीब भाई के माध्यम से कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पर लब्बैक बोला। कुछ मामले टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी थे कि जहाँ से मुझे को बात करी गई थी, जहाँ से मैं चाह रहा था वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल रही थी। और यहाँ से जब राजू भाई ने बोले कि ठीक है, हर चीज़ रेहान अगर तू है आगे तो मेरा भाई है, और मैं हर चीज़ ख़त्म, पिछला सारा चैप्टर ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। हम लोग अगर रशीद कंपाउंड से दोनों भाई जिस तरीके से हम लोग गुज़श्ता 30 सालों से रहते आए, अगर हम लोग मिलते हैं तो रशीद कंपाउंड का पूरे प्रभाग का यानी पूरे प्रभाग 33 का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर अपोजिट लड़ते हैं तो हमेशा से ये सियासी क्लैश होता रहेगा, जो कि आगे चल के कोई भी रूप ले सकता है। कल को आज हमारे में है, कल को हमारी नस्लों में ये चीज़ चली जाएगी, झगड़े। तो हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक नौयत बनी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लब्बैक बोल के ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया। और मुझको ये भरोसा था कि ये टीम के साथ में अगर मैं काम करता हूँ और बिना इंतशार के, बिना किसी दिल में मलाल रख के अगर मैं काम करता हूँ, तो ये पूरे 33 वार्ड के लिए, पूरे मेरे रशीद कंपाउंड, चरनीपाड़ा, देवरीपाड़ा, हशमत पार्क, हशमत चौक, पॉस्को स्कूल और दीगर यानी कादर पैलेस से लेकर खड्डी गांव तक की ये जो डेवलपमेंट है, सैनिक नगर, अलमास कॉलोनी, हर जगह के लिए मैं बेहतर और हमारी टीम बेहतर काम कर पाएगी। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इन द इंटरेस्ट ऑफ माई वार्ड मैंने ये काम, और मुझको लगा कि ये करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क़यादत में नजीब भाई की, राजू भाई की और सारे लोगों की, हमारे इब्राहिम राउत साहब, हमारे शाला आजमी साहब, इनकी क़यादत में ये पूरा काम होगा तो वर्क हम लोग बेहतर कर सकेंगे और हम लोग एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे अपने वार्ड में। इसके लिए मैंने ये कदम उठाया। रेहान भाई, आने वाले दिनों में और कोई तुजारी बजाते हुए एंट्री मारने वाले क्या? भाई वो तो आप उनसे ही पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, मैं तो नहीं बता सकता उसको। रेहान भाई, आप पहले जो है नगर सेवक पद पे तो नहीं थे, आपके साथ जो है नासिर भाई उनके घर के मेंबर थे, और पूरा जिम्मेदारी तो वो आप ही उठाते थे एज अ अवार्ड्स आपकी क़यादत में। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको उनकी क़यादत छोड़ के जो है नजीब मुल्ला की क़यादत को अपनाना पड़ा? मैडम, जरूरत ये थी कि ये प्रायोरिटी जो आज ये गटर मीटर वाटर का इलेक्शन जो होता है कॉरपोरेशंस का, इसके अंदर ज़रूरत ये होती है कि सबसे ज़्यादा काम हम अपने जो हम नुमाइंदे होते हैं या जो हम जिनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम उनका सबसे ज़्यादा काम कैसे करा सकें, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अश्योरेंस दे के हमारे लोगों को और हमारे वार्ड का अच्छे से अच्छा काम कर सके। तो मुझको ये लगता है कि एक सबसे बड़ा अहम मसला जो मेरा और राजू भाई का था
जो हमारा इंतशार था वो इस नौयत से ख़त्म हो गया और हम लोग आज खुल के काम करेंगे। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, सारों का मसला ख़त्म हो गया। आप रशीद कंपाउंड की मेरी जनता से अगर आप आगे चल के पूछे तो आज पूरे रशीद कंपाउंड में यानी पेट्रोल पंप से बॉस्को स्कूल से लेके देवरी पाड़ा तक के पूरा उल्लास का माहौल है। लोग सारे खुश हैं। कल ही तकरीबन 500 से 1000 लोग मौजूद थे, अलग अलग मिलके उन्होंने बधाइयाँ दी कि ये सब चाह रहे थे कि ये काम हो जाए और अल्लाह तबारक ताला ने आज ये काम करा लिया। तो इसकी वजह से मेरे को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। रेहान भाई, जिस तरह दोनों पार्टी एक होने की बात हो रही है, अगर वो पार्टी एक होती है तो ये जिस तरह आपने पैनल का डिक्लेयर किया है तो ये पैनल लड़ेगा? देखिए इसमें सर, बदलाव होएगा कुछ? देखिए सर, ऐसा है कि हमने हमारा डिक्लेरेशन कर दिया। अभी अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है कि वो कैसे होता है, कैसे वो अमलगमेशन होता है, कैसे दो पार्टी होती है, उनका क्या डिसीजन आता है। तो ये सब बड़ों का डिसीजन है। जो भी डिसीजन आए, हमने हमारा दिल साफ करके हमारी मंशा आप सबके सामने रख दी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, जो हो जाए हमें कबूल है। अगर पैनल बदलता है तो क्या आप फिर से नाराज होकर कहीं और चले जाएंगे? मैडम, ऐसा है कि ये आज मुझको 10 साल हो गए, उसके अंदर कितनी आपने मुझसे नाराजगी देख ली और कितना एक बार ये मामला हुआ। और ये बार पूरे मेरे लोग, ये फैसला मेरा अकेले का नहीं था और राजू भाई का अकेले का नहीं था, ये पूरी रशीद कंपाउंड की आवाम का तकरीबन यहाँ पर अगर मैं पेट्रोल पंप से देवरी पाड़ा बॉस्को स्कूल पकड़ूं तो ये पूरे 33,000 लोगों का और अचरनी पाड़ा, सैनिक नगर, अलमास कॉलोनी, ये सारे लोगों का फैसला था कि ऐसा होना चाहिए। पॉलिटिकल मामले होते हैं, रंजिशें होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, थॉट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये मामला इतना बढ़ गया था कि आगे चल के कुछ भी हो सकता था। तो नजीब भाई की क़यादत में, राजू भाई की क़यादत में ये चीज़ ऐसी हुई कि ये मामला हमेशा के लिए इंतशार जो नस्लों में चले जाता, अगर अब नहीं होता मैडम तो हमारे बच्चों में भी ये चीज़ चली जाती। तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। और आपके माध्यम से मैं बोलूँगा कि मैडम, जो बात है हमारे कैरेक्टर की बात है और हमारे पर्सनल बात है, लेकिन इससे हमारे ये जो मसला था इससे हमारे लोग भी बहुत परेशान थे। कोई मुझसे मिल रहा है तो राजू भाई से छुप के मिल रहा है, कोई राजू भाई से मिल रहा है तो मुझसे पीछे से मिलने आ रहा है, यानी ताल्लुकात सबसे रखने सबको, लेकिन आदमी जाहिर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। आज ये चीज़ खत्म हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा माहौल बन गया। तो आप दुआ करें मैडम, आप सारे लोग, हम भी दुआ करते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करने मिले और ज्यादा से ज्यादा वर्ड का काम निकले। कल तक के बीजेपी का चेहरा बताए जाने वाले नजीब भाई की पार्टी में आपने प्रवेश किया है जी। इस पर आप जनता को किस तरीके से कॉन्फिडेंस में लेंगे आने वाले इलेक्शन में? सर, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कभी मैंने बोला नजीब भाई की पार्टी बीजेपी? आपकी पार्टी के काफी कार्यकर्ता थे, यहाँ तक कि खुद जितेंद्र रावत जब उस पार्टी में आप थे तो उनके द्वारा भी काफी बार नजीबुल्लाह पर यह आरोप लगाया गया कि वो बीजेपी का चेहरा है। तो इस पर आप जनता को किस तरीके से कॉन्फिडेंस में लोगे? मैं आपसे बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सर, ये कॉरपोरेशन का चुनाव है और कॉरपोरेशन का चुनाव जो भी जीतता है, काम करने के लिए उसको फंड्स की जरूरत होती है। अभी पुणे महानगर पालिका के अंदर कांग्रेस, एनसीपी, अजीत दादा गुट और शरद चंद्र जी पवार गुट साथ में आ गया, तो आप वहां पर क्या बोलेंगे? तो ये सिर्फ कवायद इसके लिए हुई कि बीजेपी को हरा सके। हमारे यहाँ पर भी बीजेपी पैक्ट में नहीं लड़ रही और जीतने के बाद, जब जीतने के बाद हम फील्ड पे उतरेंगे काम करने, तो उसके बाद में क्या? उसके बाद में तो हमको सारे फंड्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमको हमारे पर्सनल के लिए नहीं, हमको लोगों के लिए, लोगों की सहूलत के लिए, गटर, वाटर, मीटर, नाला, सैनिटेशन, ये सारी चीजों को मुहैया कराना है। तो अगर हम सिर्फ बीजेपी बोलते रहेंगे तो ये फंड्स कहाँ से एलोकेट होंगे? रेहान भाई, लेकिन अभी हाल ही में विधायक जितेंद्र रावत की एक स्पीच हमने सुनी थी जी, उसमें उन्होंने खुल्लम-खुल्ला यही बात कही कि आपको बीजेपी वालों के साथ जाना है क्या, बीजेपी का साथ देने वाली पार्टी के साथ जाना है क्या? उनके पास तो वही एक फॉर्मूला है, तो इससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि जो मुस्लिम समाज के जहन में तो बिठाया गया है ना। अगर अवार्ड साहब ने ये बात बोली तो मैं समझता हूँ आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए और क्लेरिफिकेशन उनसे लेना चाहिए, मुझसे नहीं। तो सर, जब एमएलए इलेक्शन में मुसलमानों को बीजेपी का नाम लेकर गुमराह किया जा रहा था, तब आप साथ में खड़े थे, आपका बयान ना आया हो। दोनों पार्टियों ने उलेमाओं को इस्तेमाल किया था, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से। कैसे लोगों को कहेंगे कि बीजेपी के साथ आप हैं या नहीं? मैडम, बीजेपी के साथ में तब हम कभी भी नहीं थे। अंसारी जी को भी कई दफा टारगेट किया गया था। ठीक है ना मैडम, बीजेपी का जो मामला आ रहा है, बीजेपी के साथ वो हो सकता है जो बीजेपी के प्रोटोकॉल से या उनकी पार्टी में शुमार होके चले। बीजेपी के साथ नहीं है मैडम, तो फिर एमएलए इलेक्शन में मुमरा वासियों को गुमराह क्यों किया तो गया? मैडम, अगर मैंने गुमराह किया तो आप मुझे बताइए कि रेहान भाई आप मुखिया तो विधायक जितेंद्र रावत है ना। मैं आपकी सवाल है राजू भाई, एक सवाल है। आप भी पहले अवार्ड साहब की पार्टी में थे और रेहान भाई भी थे, जो इंतशार आपके बीच में आ गया था, आप ही जो रेहान भाई बताए, तो उस कलश को जो है उन लोगों वो डिस्प्यूट को खत्म करने की वहां से किसी ने कोशिश नहीं की थी? आपको ऐसा लगता है? मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे मुमरा कसम एक ही नारद मुनि है। जब नारद मुनि ने भगवानों को लड़ा दिया तो ये तो हमारे दोस्त को लड़ा रहे हैं।
तो इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि तो यानी ये जो कहीं ना कहीं पहल- आपका टारगेट जो है उनकी वजह से ये इंतजार पैदा हुआ था, ऐसा बिल्कुल कहने का बिल्कुल उनकी मतलब वजह से ये इंतजार पैदा हुआ। कोई भी फैसले लेने से पहले जब जो लीडर होता है, लीडर का मतलब क्या होता है? द मैन हु लीड्स। लीडर का मतलब ये होता है कि पूरे कुनबे को और पूरे खानदान को साथ में लेकर के चले। जब हम कोई फैसला लेना चाहते हैं तो फैसले लेने से पहले मशवरा करना जरूरी होता है। उनका ये आदत थी कि भाई वो जो चाहिए वो अपने हिसाब से अपने फैसले ले ले और वो फैसले लोगों के ऊपर थोपते। आज क्या हुआ आज उनके साथ में 37 नगर मतलब आपका कहना है कहीं ना कहीं मैं पूरी बात लोगों खत्म को कर तोड़ते लेता हैं। हूं। मैं पूरी बात मेरी खत्म कर लूं कि 37 नगर सेवक थे उनके पास, कितने बचे आज उनके पास? गिनती के 4-5। क्यों हुआ ऐसा? देखो, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकता है, पूरा कुनबा और पूरा खानदान गलत नहीं हो सकता है। आज जगदाली साहब पूरा पैनल लेके चले गए, नजीब मुल्ला साहब पूरा पैनल लेके चले गए, सुहाग देसाई पूरा पैनल लेके चले गए, मिलिंद पाटिल पूरा पैनल लेकर के चले गए, मुमरा के अंदर जफर नवानी पूरा पैनल लेके चले गए, मैं पूरा पैनल लेकर के आ गया। तो ये क्यों हुआ ऐसा? कहीं ना कहीं हमें अपना आत्म परीक्षण करने की जरूरत है कि हमारे अंदर ऐसी क्या कोताही है, ऐसी हमारे अंदर क्या कमी है कि जिस वजह से लोग हमें छोड़ करके जा रहे हैं। ये मैं उनको भी सलाह दूंगा कि आप भी अपने अंदर थोड़ा सा अपने आप को टटोलें और देखें कि मेरे अंदर क्या गलतियां हो रही है जिसके लिए हो रहा है। दूसरी चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा, ये आप ये बीजेपी के बारे में आप बार बार कर रहे हैं। देखो, एक कोई भी अदना सा जब वो कार्यकर्ता होता है तो जो टीम का लीडर होता है, जो टीम का कैप्टन होता है, वो जो कैप्टन जिस तरीके से रणनीति बनाता है उसी तरीके से फील्डरों को काम करना पड़ता है। तो उनकी रणनीति थी और ये रणनीति उनकी नहीं है। आपको ये बता दो, ये हिंदुस्तान की रणनीति 2014 में चालू हुई। सबसे पहले पोलराइजेशन ऑफ वोट और जातिवाद के ऊपर वोट मांगना, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश के अंदर सबसे पहला जातिवाद करने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में किया। तब से एक पोलराइजेशन ऑफ वोट का एक लोगों को तरीका मिल गया कि किस तरीके से लोगों को, मुसलमानों को, खास करके मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया जाए। बोलते हैं ना कि भाई शेर आने वाला है तो अपने बकरे को संभालो। तो शेर का डर हमको दिखाते। मैंने 2012 के इलेक्शन में मेरे सामने शिवसेना से इलेक्शन लड़ रहे थे सुभाष वीर साहब, तब भी मैंने उनको कहा था, वो मेरे यहाँ पर एक बैनर लगाया था उन्होंने, शायद मैडम आपको याद होगा। उन्होंने एक बैनर लगाया, उसे उन्होंने शेर का एक बहुत बड़ा चेहरा लगाया था और चेहरा लगा हमको डराने की कोशिश की थी। मैंने कहा था दूसरे दिन कि यहीं पर वो हमारा स्टेज प्रोग्राम होना चाहिए। मैंने वहाँ पर स्टेज प्रोग्राम लिया था, तब हम सब साथ में थे, रन में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर रखे थे। मैंने उनसे ये कहा था कि जिस शेर से आप हमको डरा रहे हो ना मुसलमानों को, आप इतना याद रखना कि अल्लाह ने इसको हलाल किया होता ना तो ये शेर हमारी फ्रीजों में पड़ा होता था। तो एक बहुत बड़ी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता। आज से 1400 साल की हिस्ट्री आप देख लीजिए। जब कैसर और किसरा थी ना, वो दुनिया के वर्ल्ड पावर थे, द रोमन अंपायर एंड द पर्शियन अंपायर। क्या हुआ उनके साथ में? जब मुसलमान लड़ने बैठे तो उनको घुटने टेकने पड़े। आज का हाल भी वही है कि आज दुनिया के 2 वर्ल्ड सुपर पावर है, रशिया और अमेरिका। आज उनका अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ आपने देखा ना, वो भी वहां पे घुटने टेके या नहीं टेके। तो हमारी कौम को ये बीजेपी का डर मत दिखाइए। हम बीजेपी के बाप से भी नहीं डरते। लेकिन फिलहाल तो बैकफुट पे है राजू भाई, वो तारीख थी, वो हिस्ट्री थी। बिल्कुल, हम तारीख में नहीं हम कभी भी अल्लाह बिल्कुल, कर रहा है कि हम बेशक कभी बैकफुट पे रिकॉर्ड बहुत इलेक्शन नहीं बढ़िया है लड़े। हमारा, लेकिन हमने हमेशा फ्रंट फुट पर इलेक्शन लड़ा। ये हमारी हिस्ट्री रही है। अब हमारी हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं। और मैं आपको फिर वापिस से बोलता हूं कि आज की तारीख में एनसीपी शरद पवार साहब की पार्टी 6 जगह पे 6 शहर के अंदर हमारे साथ में युति करके लड़ रही है। ठीक है, यहां पर नहीं लड़ रही है, मगर यहां पर अभी आप मुझे एक बात बताइए कि अविनाश पवार साहब जो मुमरा कौसा के अंदर मस्जिदों के भोंगे उतारने के अविनाश जाधव साहब, वो मुमरा के भोंगों को उतारने के लिए इतनी कवायद कर रहे थे, इतनी यहाँ पे मीटिंग ली, इतनी सारी यहाँ पे धमकियां दी गई। आपने देखा होगा कल जब उनकी युति की मीटिंग हो रही थी तो अवार्ड साहब के नाथ बंगले के ऊपर वो अविनाश जाधव साहब अवार्ड साहब के साथ में बैठे थे और उनकी युति हो गई है। वहां पर कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, मनसे और उबाटा चारों मिलकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या आज वो अविनाश जाधव जो है वो सेकुलर हो गए? जो हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी कौम के खिलाफ बोलते हैं, वो हमारे मनसी के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे साहब, आपने शायद सुना होगा खासदार के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मुमरा कौसा में आतंकवादी रहते हैं और उसका बहुत मुंह तोड़ जवाब मैंने और जफर नमानी साहब ने दिया था। आपने सुना होगा उसको। तो आज ये कैसा होता है, ये पोलराइजेशन वोट में ये होता है कि वह आदमी जो है ना कौम को अपने फायदे के लिए यूज करता है। हमारा ये कहना है कि राजनीति के अंदर धर्म को नहीं लाया जाना चाहिए। राजनीति जो होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होनी चाहिए। आज हमारा मुमरा 16 साल से कितना बदहाल है आपको मालूम है। आज 16 साल के अंदर हमारे विधायक जी 2 मरतबा मंत्री रहे, 16 साल से वो विधायक है, 7.5 साल वो सत्ता के अंदर रहे, 2009 से लेकर 2014 तक वो सत्ता में रहे और 2019 से लेकर 2022 तक वो सत्ता में रहे, यानी 7.5 साल वो सत्ता में रहे। अगर वो चाहते, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आज अगर वो चाहते तो मुमरा के अंदर हॉकर का मसला हल हो सकता था, ट्रैफिक का मसला हल हो सकता था। हमारे जो इलीगल बिल्डिंगों में आज 4000 घर तोड़े गए, बेचारे बेघर हो चुके हैं। अगर वो चाहते तो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिस तरीके से उन्होंने रमाबाई अंबेडकर कॉलोनी में, कमाटीपुरे के अंदर, बीआईटी चौल के अंदर, जोगेश्वरी के अंदर, रमाबाई के अंदर, हर जगह उन्होंने बहुत सारे क्लस्टर डेवलपमेंट लाया, सारे की स्कीमें लाई। क्या मुमरा में लाने की जरूरत नहीं थी उनको? थी, मगर नहीं किया। आज आप देखिए कि एमसीए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, उसका इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के अंदर 13
जो मेंबर है बीजेपी के वो किसको वोट देते हैं? आशीष सिलार का पूरा पैनल जो है वो माननीय श्री जितेंद्र रावत साहब को वोट देता है। क्यों? जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप बीजेपी का साथ ले लें। आपने वो जो मारुति का शोरूम लिया है वो कैसे लिया हमको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। कौन भैया जी के पास जाके पैर पड़ा और कौन जाके मेरे से बात की। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग ने ली है आपके चेहरे दिखाने के लिए। शाह आलम भाई से बात करेंगे, सवाल कीजिए। पहले टर्म में आप आए थे, एमआईएम से जीत कर आए थे, चेहरा एमआईएम का था, पार्टी एमआईएम थी। अब नई पार्टी में किस तरीके से आप काम करेंगे, क्या रहेगा आपका काम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि मैं एमआईएम के चेहरे पे एमआईएम के उस पर मैं इलेक्शन लड़ा था। उसकी मैं आज भी बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एमआईएम से ही इज्जत बख्शी और उसके ऊपर रहते हुए अकेले तन्हा नगर सेवक मैं थाना महानगर पालिका में एमआईएम का था और मैंने वो काम करके दिखाया जो एक नगर सेवक को करना चाहिए था। तमाम लोग जानते हैं कि मैं जमीन लेवल पे काम किया। उसके बाद मेरे पास राजू अंसारी और जफर नुमानी के साथ ही मेरे ताल्लुकात थे। इन्हीं के जरिए मैं नगर अपने वार्ड के अंदर जो डेवलपमेंट का काम करना रहता था मैं बजट लेके आता था। वही सब हालात को देखते हुए मेरे लोगों ने भी ये फैसला किया कि शालम तू मजबूत पैनल के साथ में जा ताकि तू जो काम पहले कर चुका है इस बार जब करो जीतोगे तो इंशाल्लाह ताला तुमको काम करने में मजा आएगा और ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएगा। ये सोच के मैंने राजू भाई के साथ में पैनल बनाया। पार्टी से टिकट नहीं मिली थी आपको, मतलब आप पार्टी से कंफर्म नहीं हुए थे, एमआईएम से आपको टिकट दिए थे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप पता कर सकते हो, आप जाके पता कर सकते हो कि मुझे टिकट थी क्या नहीं थी। सूत्र बता देगा 2 साल पहले ही आपने इस पार्टी से किनारा करना शुरू कर दिया था और अजीत पवार पार्टी जो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसके साथ में आपके अच्छे रिश्ते बन गए। नहीं सूत्र फिर आपको गलत बता रहे 2 साल से राजू भाई और जफर नुमानी साहब से 2000 सुनो ना मैं जवाब दे रहा ना भाई। 2017 से मैं जीता। आपको भी मालूम है कि पूरे मुमरा के अंदर 2 हम सीट आई थी, एक लेडीज थी एक मैं था। तो उसके सिवा मुझे सिर्फ बताइए आप लोग राजू अंसारी और जफर नुमानी के सिवा किसी और के साथ आप लोगों ने मुझे देखा था? तो ये बात तो मुझे स्टार्ट से ही कह रहे थे लोग। पहले तो जिस पार्टी में मैं था उसी को लोग ये कहते थे बीजेपी की टीम थे। बराबर तमाम पत्रकार को मालूम है कि एमआईएम का टारगेट क्या करते थे, बोले बीजेपी की टीम। दूसरा सवाल जो आपका उसी में जवाब दे देता हूँ कि जफर नुमानी और राजू अंसारी के साथ मैं 9 साल से रह रहा हूँ, उन्हीं के साथ काम करता था, लोग को भी मालूम है। लेकिन हमने कभी एनसीपी की किसी मीटिंग किसी प्रोग्राम में आपने देखा था क्या? सिर्फ ये 2 आदमी के साथ खुले मैं रात के अंधेरे में तो मिलता नहीं था इनके साथ और जफर के साथ, दिन में रहता था, पूरे शहर को मालूम है। तो उसी के साथ में रहता था। आज मैं अल्लाह ने ये प्लेटफॉर्म दिया तो मैं इनके साथ में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपका कहना ये है कि इस पैनल से अगर आप जीतेंगे तो ये पैनल का ही विकास होगा, अगर नहीं जीतेंगे तो विकास नहीं होगा? नहीं ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि देखो मुकद्दर अल्लाह ने लिखा, मेहनत करना हमारा काम है। कोई जरूरी नहीं कि ये 4 मजबूत पैनल है जो वो जीत सकते, ऐसा तो है नहीं ना। लेकिन इंशाल्लाह जब हम मजबूती से लड़ रहे हैं साथ में, जीतेंगे तो जरूर काम करेंगे। और करके दिखाया था मैंने, अकेले रह पे भी मैंने काम करके दिखाया, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया। लेकिन आपने कंपाउंड में काम नहीं किया था। हाँ तो मैं एक बार उसका भी जवाब ले लीजिए ना कि कंपाउंड के अंदर 3 नगर सेवक थे, 3 नगर सेवक इसी गली में थे। शालम आजमी का वार्ड सिल फाटे का था, आप जाके पता कर लो। सिल फाटे पे भोलेनाथ से जवाब ले लो ना, भोलेनाथ से लेके ग्रीन पार्क सिल फाटा और सैनिक नगर से अलमास कॉलोनी से लेके बॉस्को स्कूल तक मैं किसने काम किया था। शालम भाई अभी के एक इंटरव्यू में बयान आया है कि आप के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी जो है अभी अच्छा करारा जवाब देगी। आपको क्या लगता है कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा कैंडिडेट है, जैसे अभी आप हाल में सुन ही रहे होंगे कि यहाँ पर 1000-1,500 करोड़ जो है करोड़ का मालिक भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके आने से आपको कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा आप लोगों को? आपने जो सवाल किया ना साहब भाई ने जो कहा, तो मैं तो पहले से कहते आ रहा हूँ ना कि मेरे ने किसी को हो या एनसीपी शरद पवार, मेरे ने किसी भी पार्टी का कोई लीडर को जाने आने से पार्टी खत्म नहीं होती और उसकी जगह पे वो पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है। बराबर। और दूसरा रहा सवाल जो 150 करोड़ के आदमी की बात, तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मैं उन्हीं के सामने इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे कहीं किसी भी पार्टी से रहता, उन्हीं के सामने मैं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला था। ये लोग इनको ये जानते हैं राजू भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कोई टेंशन नहीं, इलेक्शन मुझे लड़ना है। राजू भाई राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि रेहान भाई और शाह आलम भाई अपनी सीट बचाने के लिए आपके साथ जुड़े, क्योंकि वो अपने आप को हारता हुआ देख रहे थे। ये सच है क्या रेहान भाई? बिल्कुल क्योंकि आवाज साहब आपको कह रहे थे कि राजू भाई के सामने ही लड़ो और आप कहीं ना कहीं सेफ सीट चाह रहे थे।
इसके वजह से आप लोग पैनल बना करके शाह आलम भाई भी कहीं ना कहीं अपने आप को हारता हुआ महसूस कर रहे थे, तो ये सच है क्या? मैं दूं या ये दे? नहीं रेहान भाई, आपने खुद बताया कि मैं जो सीट से मांग रहा था, डिमांड कर रहा था, आपको वो सीट नहीं दी जा रही थी, वो जगह नहीं दी जा रही थी, इसकी वजह से आपने यहाँ पर प्रवेश किया। देखिए भाई, ऐसा है मामला कि आप रशीद कंपाउंड का जो मामला है ये देख लें, और आप इसका वेरिफिकेशन भी कर लें कि रशीद कंपाउंड में जो जहाँ पर मैं काम करता था, मैंने काम किया या नहीं किया। मैंने बखूबी आज तकरीबन 8 साढ़े 8 साल से बतौर फील्ड पे ही काम किया, ग्रास रूट लेवल पर ही काम किया। दूसरी बात, जब पैनल की पोजीशन ओपन थी और मुझको ये बोला गया कि आपको राजू भाई के सामने ही इलेक्शन लड़ना है, जैसे मैं पता है कि मेरे इनके काफ़ी दिनों से ताल्लुकात थे, हमारे 30 साल पुराने रिलेशंस, बीच में कुछ इंतशारियाँ आई, तो अगर एक आदमी किसी आदमी के सामने इलेक्शन लड़ता है, मेरी सिर्फ राजू भाई से बात नहीं है, किसी के भी सामने XYZ, जब 2 कैंडिडेट टकराएंगे तो जाहिर सी बात है इंतशार बढ़ेगा। और ओपन वार्ड रहते हुए मुझे ये बोला जा रहा था कि आपने यहीं लड़ना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जो और कैंडिडेट्स थे, जो दीगर कैंडिडेट थे, मेरे आप ये बात बताइए कि जो तुतारी से कैंडिडेट मेरे साथ में लड़ रहे थे, मैं आपको खुलासेवार बताता हूं, पेट्रोल पंप से बॉस्को स्कूल और पेट्रोल पंप से लेके देवरी पाड़ा, ये सारों का कंट्रीब्यूशन, आप एक छोटा सा, आपने इतने सवाल पूछे, एक छोटा सा सवाल, इन सारों का कंट्रीब्यूशन इस इलाके में क्या? अगर मैं गलत हूं तो आप माजरत चाहूंगा आपसे, लेकिन फील्ड पे तो मैंने ही काम किया। तो मुझे ही एक संधि क्यों दी गई कि भाई आपको ऐसा ही करना है? पार्टी मुझको ये बोल सकती थी कि रेहान आपने 9 साल से पार्टी का, मैंने साहब का इलेक्शन में बिल्कुल ईमानदारी से उनके साथ में 2019 में भी था, 2024 में भी था, और मैंने कभी, आप लोगों ने इतने सारे लोग आज यहाँ पर गवाह है कि जब तक के मैं उनके साथ में था, मैं पूरी लॉयल्टी से था। आपने मेरे बारे में, या जितने भी पत्रकार, जितने भी साफी हजरात यहाँ पर है, कोई बोल सकता है कि मेरे को कभी भी आपने किधर क्रॉस में देखा? इतने सारे लोग। तो मैं अपने लोगों के साथ में, जिस संगठन से मैं जुड़ा था, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से और ईमानदारी से था। लेकिन जब ये चीजें मुझ पर इम्पोज करी गई और मुझे लगा कि ठीक है, मुझे को एक रूम देना चाहिए था, वो रूम मुझे नहीं मिला। दूसरा सबसे बड़ा जो मैं रीजन आपको कल भी मैंने बताया, आज भी मैं बताया, कि मुझे लग रहा था कि ये जो हमारे खानदान है, अब ये लड़ाई जब अगर मैं और इसको गहरी करूंगा और इनके सामने चले जाऊंगा तो ये हमारी नस्लों में, हमारे बच्चों में भी उतर जाएगी, और वो अच्छा नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस सबके बीच में होते हैं, लेकिन ये पर्सनल ग्रीवेंसेस आज हमारे आपस में सामने आ गए, और रशीद कंपाउंड में हमको दोनों को रहना है, ये भी नहीं जाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगा, तो ये मामला गहराते जाता और किस लेवल तक जाता। तो इसको सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला, और मैंने लब्बैक बोल के राजू भाई की और नजीब भाई की बात सुन के इस चीज को खत्म किया। एक आखिरी सवाल, आप लोग तीनों विधायक जितेंद्र अवार्ड की पार्टी छोड़कर आए हैं, बराबर है? कल को पार्टी एक हो जाती है, अजीत पवार और शरद पवार, फिर आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? ऐसा है कि आपको मैं एक बात बता दूं, मैं अजीत पवार साहब आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर सत्ता के अंदर साथ में हैं, और हमेशा से उन्होंने एनसीपी पार्टी को लीड किया। भले ही शरद पवार साहब उनके साथ में रहे हों, उनके बॉस रहे हों, उनके चाचा रहे हों, उनके गुरु रहे हों, और अजीत पवार साहब ने हमेशा इस पार्टी को लीड किया है। जो हमें अंदर से हमारे बात सुनी गई है, हमें ऐसा लग रहा है कि जनवरी 2026 में इलेक्शन के 2-4 रोज के बाद में ही हमारी एक मर्जर को लेकर के हमारी एक मीटिंग है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके 8 खासदार और 10 आमदार हमारे साथ में आ जाएंगे, और सबने अजीत पवार साहब की क़यादत को कबूल कर चुके हैं। सुप्रिया ताई हो, चाहे अमोल कोले साहब हो, चाहे वो रोहित पवार साहब हो, सबने अपनी, जयंत पाटिल साहब हो, इन लोग सबने अपने अपने क़यादत को छोड़ करके और अजीत पवार साहब की क़यादत को उन्होंने तस्लीम किया हुआ है। इस इलेक्शन में वो युति हो नहीं हो, कुछ भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारा चारों पैनल घड़ी से इलेक्शन लड़ेगा इंशाल्लाह, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इब्राहिम भाई, आप तो पार्टी से पहले से जुड़े हुए, इस बार इस पैनल में आप भी खड़े, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा और आपका विकास क्या होने वाला है इस बार? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले राजू भाई, रिहान भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत लंबे अरसे से हम इस चीज़ का इंतज़ार में थे, कब ये दो दोस्त आपस में मिलते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे यही है कि दोनों दोस्त आपस में मिल गए, और पैनल तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो गया, इसमें कोई बोलने की बात ही नहीं। मुझे खुशी सबसे ज़्यादा यही है कि आपस में मिलने से, आपस के टकराव से रिहान भाई ने पूरी वजाहत दे दी कि ये आगे भी लड़ाई हो सकती है। अल्लाह पाक ने बहुत सही मौके पर आपस में दोनों को मिलाया, इससे हमको बहुत खुशी है। जैसा रशीद कंपाउंड में नहीं, हर जगह रिहान भाई इस बात की चर्चे है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ नजीब मुल्ला साहब को, राजू अंसारी साहब को, जो जिन्होंने
बहुत बड़ा डील करके आपस में सुलह कर ली और साथ में इलेक्शन लड़ रहे। और जब दो चीज एक साथ मिलती है तो विकास तो इंशाल्लाह खुद ब खुद हो जाएगा। और इससे आगे और मैं क्या पैनल तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, पहले से हम साथ में राजू भाई के थे, आगे भी इंशाल्लाह साथ में रहेंगे और आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और मुमरा के जो डेवलपमेंट्स है, जो रशीद कंपाउंड से बाहर है, राजू भाई माशाल्लाह बहुत सक्षम है, बहुत नॉलेजेबल आदमी है। तो इंशाल्लाह मुमरा के जो बड़े काम है, गटर नाले को छोड़ के, जैसा राजू भाई हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्रैफिक का इशू है, एक ब्रिजेस के इशू है, हमारे यहाँ पे जैसे कॉलेज का एक मैटर है, ये सब चीजों को इंशाल्लाह राजू भाई के साथ मिलकर मुमरा कौसा की तरक्की के लिए बहुत काम करेंगे। राजू भाई, मेरा पब्लिक का एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। पब्लिक का ये कहना है कि विकास तो आप लोग बोलते कहीं भी नहीं हुआ है, मगर पब्लिक का एक सवाल ऐसा है कि सिर्फ राजू भाई, राजन की ने, अशरफ पठानी, ये वार्डों में ही काम नहीं हुआ, जो सारे नगर सेवक वहीं पे नजर टिकाए बैठे, ऐसा क्यों? मैं समझा नहीं आपके सवाल को। नगर सेवक का जो है हर वार्ड में है नगर सेवक पद, और विकास तो कोई भी वार्डों में आप लोग बोलते नहीं हुआ है, पर सिर्फ हर किसी की नजर जो है ये 3 वार्ड पे क्यों पड़ी है? जैसे एक राजू अंसारी, एक राजन की ने और एक आपकी बात को मैं समझ गया और मैं आपका एकदम सीधा आपको जवाब देता हूँ। मैं सबसे पहली बात तो यह है कि मैं कभी जिंदगी में मैंने ये नहीं कहा कि मुमरा में विकास नहीं हुआ है। मुमरा में विकास हुआ है। विकास करने के 2 पहलू होते हैं और 2 तरीके होते हैं काम करने के। एक तो हमारे पास हमारा आमदार है, आमदार के जरिए से जो विकास होना चाहिए था, क्योंकि हमारा आमदार 8 लाख करोड़ के ट्रेजरी के ऊपर बैठा हुआ है और हम सिर्फ 5,000 करोड़ के ट्रेजरी पर बैठे हैं। तो मुमरा में जो भी विकास हुआ आपको भी मालूम है, हमने वहां पर बैनर लगाया, बोर्ड लगाया और उनका बोर्ड निकाल के उखाड़ के फेंका है। हमने हमारा नाम नहीं लगाया बैनर के ऊपर, हमने थाने महानगर पालिका का बैनर लगाया और उन्होंने अपनी क्रेडिट लेने के लिए अपना बैनर लगाया था, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्टेडियम हो, डीपी रोड हो, गार्डन हो, फलाना धमाका, जो भी XYZ हो, उन्होंने अपना बैनर लगाया। वो काम किसने किया? वो हमारे नगर सेवकों ने किया। आज पूरे मुमरा कौसा में जो भी विकास हुआ है हमारे नगर सेवकों ने किया। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे नगर सेवकों ने विकास नहीं किया। मेरा बोलना सिर्फ ये है कि अगर इस नगर सेवक की निधि के साथ में अगर आमदार ने भी अगर अपना थोड़ा सा धक्का दिया होता ना, तो आज मुमरा के बहुत सारे मसले 100% हल हो चुके होते। राजू भाई, आज आपने ये 33 पैनल तो डिक्लेयर कर दिया और बाकी पैनल कब डिक्लेयर होने वाले? अब तक डिक्लेयर इंशाल्लाह आज शाम तक। देखो, एक सवाल अभी मुझे उन्होंने भी कहा था कि कौन कौन आने वाला बाकी है, तो अभी तो हमने सिर्फ एक एटम बम फोड़ा है, अभी न्यूक्लियर बम और यूरेनियम बम फोड़ना बाकी है। इंशाल्लाह 24 घंटे का इंतजार कीजिए, कल दोपहर तक के इंशाल्लाह आपको एक बड़ी खबर मिल जाएगी और इंशाल्लाह काम बेहतरीन हो जाएगा।